और सीधे लिए चलते हैं आपको मोदी नगर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको मोदी नगर से दिखाते हैं, जहां पर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। आगे आगे आगे। और जो भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर मैं कह रहा हूं, नाप तोल कर मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की भी मैं बात करता हूं। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, भले ही हमारा दूर विरोधी क्यों ना। कोई कह सकता है कि मोदी जी आ गए, यह काम हुआ, यह नहीं हुआ, यह और होना चाहिए था। इसके बारे में तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो उसे उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोलता है तो सारी दुनिया कान खड़े करके उसकी बातों को सुनती है। भारत की यह हैसियत सारी दुनिया में बनी। यह कोई छोटी बात नहीं है, धरातल की बात यदि आप करें। आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम 2024 होते होते ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इसे हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान न। हालात बदल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी नगर में भी बहुत सारे लोगों को पक्के मकान मिले होंगे। मिले हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा कभी नहीं, जो घर घर शौचालय बनवाए? भले ही गरीब मां की कोख से कोई क्यों न पैदा हुआ, बेटा हो अथवा बेटी, खुले आसमान के नीचे उसे शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए, सामूहिक शौचालय होनी चाहिए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। गरीब माताओं के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगूठी के धुएं के कारण आंसू नहीं निकलने चाहिए, इसलिए उसके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर होना चाहिए। क्या कोई संवेदनशील ही प्रधानमंत्री सोच सकता है? घर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है जहां पर नहीं था। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, पहले लोग बड़े बड़े मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं जानता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का इलाज इसलिए नहीं करा पाते थे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। और पता नहीं वो योजना किस हद तक आपके पास पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों तक पहुंच गई है आयुष्मान भारत योजना। लेकिन आज कोई झोपड़ी में भी रहने वाला क्यों न रहा, गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न, उसके घर यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये एक साल में उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये है आयुष्मान भारत। इस प्रकार की योजनाओं की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इस प्रकार की योजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं भी किसान हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं सच कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने दिल की बात, इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं जब छोटा था तब से गांव में रहता था, हाफ पैंट पहनता था, टाट फट्टे के ऊपर बैठकर हमने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की है। इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर हाथ में अपना बस्ता झोला लिए हुए मैं पैदल चला जाता था। उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना था। और जब वो गांव गरीब किसानों की बात करते थे तो मेरे मन में उनके प्रति आस्था पैदा होती थी। इसीलिए मुख्यमंत्री बनते ही जब उनका जन्मदिन आया तो मैंने कहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और किसान दिवस के रूप में मैंने मनाना था। अब उसके बाद तो सिलसिला चल रहा है। एक आस्था
पहले से रही है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कोई गड़बड़ हो सकता है, आपकी जो कसौटी है उस कसौटी पर पूरी तरह से वो खरा न उतरे, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी आपकी हर कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। अब आप कहेंगे कैसे खरी उतरेगी? मैं पश्चिम के लोगों को जानता हूं, लोग कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ हो जाए बात का धनवान होना चाहिए, ये मानते हैं ना? जो कहे सो करे, सपूत तो वही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है उसे करके दिखाती है। अब आप ये कहेंगे कैसे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उस समय नेता हुआ करते थे, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। उस समय हम लोगों ने कहा था धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, अन्य राज्यों से बड़ा दर्जा उसे प्राप्त है, विशेषाधिकार। जिस दिन हमारी भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या करके दिखाया नहीं? ये नहीं हम लोग कहते थे हम आएंगे तो नागरिकता कानून बनाएंगे, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? यानी जो हमारे हिंदू हों या अल्पसंख्यक हों, जो भी हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भी विभाजन के समय चले गए थे पाकिस्तान, यदि उनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, हम लोगों ने कहा कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के कारण वह भारत लौटते हैं, वापस लौटते हैं, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे और यह कानून हम लोगों ने डंके की चोट पर भारत की संसद में पारित कर। जो हम लोगों ने कहा सब कुछ किया। जैसे राम मंदिर, जब भी चुनाव आता था हम लोग अपने घोषणा पत्र में डाल देते थे हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे ऐसा ही कि भाजपा ही जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, अब तो किसी को संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऊपर वाले को भी मंजूर था। आज उसी अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, सारी दुनिया के लिए। जनसंख्या नियंत्रण भी कानून लाना चाहिए। पहले आप लोग स्वयं भी संयम बरतिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए हम राम मंदिर की बात यदि करते हैं, इसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम कोई एक धर्म विशेष हिंदू समाज की ही बात कर रहे हैं। एक आक्रांता ने आकर उसे ध्वस्त किया था और हमारे राम मंदिर को, इसलिए वहां भव्य मंदिर बनेगा तो वही बना है। डंके की चोट पर हम लोगों ने इसकी चिंता नहीं की, कोर्ट का क्या।